हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को। बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे बेटा, ताकि आपका एग्जाम के समय में अच्छे से रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन आई को हम एक बॉल की तरह समझ सकते हैं, जिसको हम आई बॉल कह सकते हैं। ठीक है, आई बॉल जिसका डायमीटर हम लेके चलते हैं नियरली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करते हैं आई के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट जो होता है बेटा, वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करती है। इसके जस्ट पीछे एक कलर्ड डायफ्राम पाया जाता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस ही वो पार्ट है जिसकी वजह से डिफरेंट पर्सन की आंख आपको डिफरेंट कलर की दिखाई देती है। अब आइरिस के बीच में एक ओपनिंग होती है बेटा, जिसका जो कलर होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, क्योंकि कोई भी लाइट जो उस पार्ट पर पड़ती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो किसी भी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसी वजह से उसका कलर हमेशा ब्लैक होता है और उसे हम कहते हैं प्यूपिल। इसके जस्ट पीछे हमारा आई लेंस पाया जाता है, जो जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है। अब इस आई लेंस को यहां होल्ड करने के लिए बेटा, इसके दोनों साइड में आप देख सकते हो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगी होती हैं। ठीक है, अब इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स को होल्ड करने के लिए यहां पर जो मसल्स काम में आती हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं सिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स हैं ये? सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलरी मसल्स जो होती हैं वो हमारी आंख में आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती हैं, या जिससे कि हम दूर की चीज और नजदीक की चीज दोनों को अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो ये बीच में कुछ भरा हुआ है, ये एक तरह का लिक्विड होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये कहीं ना कहीं हमारी आंख में रिफ्रैक्शन को करेक्ट प्लेस पर करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हमारी आंख में एक स्क्रीन आती है, जहां पर हमारी आंख में हम जिन भी चीजों को देखते हैं उनका इमेज फॉर्म होता है। उस पार्ट को हम कहते हैं बेटा रेटिना। रेटिना जो होता है वो बेसिकली दो तरह के सेल्स को कंटेन करता है, एक होती हैं रॉड्स और दूसरी होती हैं कोन्स। रॉड्स का काम होता है ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को बताना, कोन्स का काम होता है ऑब्जेक्ट के कलर को बताना। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे रेटिना पर बनता है, जो भी इमेज बनता है, वो इमेज बेटा रियल और इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब इस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स जो यहां से देख रहे हो आप निकल रही हैं, इनके थ्रू ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उन्हें हमें सीधा सेंस करके चीजों को दिखाने का काम करता है। तो आई होप आपको ये आंख समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आंख का एक स्पेशल पावर होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये क्या होता है? तो हमें अगर दूर की चीजों को देखना हो या नजदीक की चीजों को देखना हो, हम सेम आई से ये काम कर सकते हैं। तो इसमें हमारा हेल्प करता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी दूर की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, नजदीक की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ये दोनों ही काम हमारी सिलरी मसल्स आई लेंस के लिए करती हैं, जिसकी वजह से हम दूर की चीज और नजदीक की चीज दोनों को देख पाते हैं। इसी पावर को हम कहते हैं बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके बाद से आपको जानना है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होते हैं। तो नियर पॉइंट जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस है, जहां तक हम बिना अपनी आंख में स्ट्रेन लगाए देख सकते हैं। वहीं फार पॉइंट क्या होता है बेटा? तो वो डिस्टेंस जहां तक हम मैक्सिमम देख सकते हैं। अब इन दोनों की जो हेल्दी आई के लिए वैल्यू होती है बेटा, वो अगर नियर पॉइंट की हम बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर होती है, वहीं अगर फार पॉइंट की बात करें तो ये इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसके बाद से हमें जानना है डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। तो मेजरली हमारे सिलेबस में तीन तरह के डिफेक्ट्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें एक है बेटा मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबायोपिया। एक एक करके हम इनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास मायोपिया। अब ये मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया वो डिफेक्ट है हमारे विजन में जिसकी वजह से पर्सन जो होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, यहां नियर बाई ऑब्जेक्ट से सेंस हमारा 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, इसको क्लियरली देख सकता है, आप देख सकते हो। बट अगर हमें बात वहीं पे आती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, वो उसे क्लियरली नहीं देख पाता है। तो होता क्या है बेटा कि इस पर्सन की आंख का जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनफाइनाइट पे रखी चीजों को वो क्लियरली नहीं देख पाता है। अब इसमें होता क्या है, क्यों ये होता है? तो इसमें जो हमारे आंख का कर्वेचर है बेटा, वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज कर्वेचर की वजह से फोकल लेंथ जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और आई लेंस जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट को रेटिना के सामने ही फोकस कर देता है, जिसकी वजह से चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब इसको करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस अपने स्पेक्स में यूज करते हैं वो कौन सा होता है बेटा? कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है,
कॉनकेव लेंस क्या करता है, चीजों को करेक्ट प्लेस यानी रेटिना पर कन्वर्ज कराने का काम करता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को अगेन देखने लगते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा डिफेक्ट होता है बेटा वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होता है, तो ये नियर आई साइटेडनेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें पर्सन जो होता है बेटा वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख लेता है, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर है, नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो वो उसको क्लियरली नहीं देख पाता है और उसकी आंख में आने वाला ये डिफेक्ट कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो नियर पॉइंट होता है पर्सन का वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पे याद रखना है आपको कि नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिया में बढ़ जाता है और फार पॉइंट नियर आई साइटेडनेस में घट जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, तो ऐसे में अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को जो 25 सेंटीमीटर पे देखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, तो कॉन्वेक्स लेंस को अपने स्पेक्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है कि इसमें डिफेक्ट में क्या रीजन होता है बेटा, तो इसमें जो हमारा आंख का कर्वेचर है बेटा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी पहले अगर बल्गिंग पार्ट था तो अब वो थिन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाता है और इसी बढ़े हुए फोकल लेंथ के कारण जो हमारा आई लेंस है वो चीजों को रेटिना के पीछे कन्वर्ज करता है और वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो वो अगेन चीजों को रेटिना पे कन्वर्ज करने का काम कराता है और जिससे हम चीजों को अगेन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आते हैं हमारा प्रेस बायोपिया होता है बेटा। प्रेस बायोपिया क्या है, तो प्रेस बायोपिया बेसिकली ओल्ड एज में पाए जाने वाला डिफेक्ट होता है, जिसमें जो पर्सन्स होते हैं वो नजदीक और दूर दोनों ही देखने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि ओल्ड एज होने पर आपको पता है कि जो सिलरी मसल्स है हमारी या जितनी भी बॉडीज की मसल्स होती हैं उनका कह सकते हैं पावर होता है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है और वो फंक्शनिंग जो है अपनी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आई लेंस के फोकल लेंथ को एज पर रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में पर्सन जो होता है वो बाई फोकल लेंस का यूज करता है अपने स्पेक्स में, यानी जो भी हमारा ग्लास होता है उसके हर एक पार्ट में जो अपर पार्ट होता है बेटा वो कहीं ना कहीं कॉनकेव लेंस का बनाया जाता है और जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का बनाया जाता है। यानी इस तरह के लेंस जिसमें दो तरह के लेंसेस यूज किए जाते हैं उनको हम बाईफोकल लेंस कहते हैं और ऐसे स्पेक्स ही क्या करते हैं, प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज और याद रखना होता है आपको कि एक और डिफेक्ट आता है बेटा, कैटरेक्ट आता है। ठीक है, अब ये कैटरेक्ट क्या होता है, तो कैटरेक्ट भी एक तरह का डिफेक्ट है जिसमें हमारा आई लेंस जो होता है वो ब्लरी हो जाता है, मतलब क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसका ऑपरेशन करके सर्जरी के थ्रू उसे निकाला जाता है बेटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कैटरेक्ट भी क्या है, हमारी आंख में एक डिफेक्ट है जो आई लेंस के क्लाउडी होने पर होता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं अब जो प्रिज्म से हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रिज्म एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में हम दिखाए हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि कोई भी लाइट जो यहां प्रिज्म पर जा रही है वो यहां पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी बेटा, क्योंकि ये क्या कर रही है, रेयर से डेंस में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। अगेन अब यहां से अगेन क्या कर रही है बेटा, ये डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी और इसका कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो इंसिडेंट रे है बेटा, ये इंसिडेंट रे जो है ये कह सकते हैं हमारा इस इमर्जेंट रे के साथ एक सर्टेन एंगल बनाती है, जो यहां पे आप देख सकते हो, ये इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये चीज इसमें यहां पे डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से अगर कोई व्हाइट लाइट बेटा इस प्रिज्म पे पड़ती है तो हर कलर का डेविएशन अलग अलग होने के कारण जो हमें एक बैंड देखने को मिलता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं। इन कलर्स का जो ऑर्डर होता है बेटा वो आप देख सकते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है, जिसे हम याद रखने के लिए विबग्योर के फॉर्म में याद रखते हैं। ठीक है, विबग्योर क्या है, तो ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब कलर्स का एक बैंड जो इस ऑर्डर में हमें याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है बेटा कि ये जो विबग्योर है इसको हम अगर ऐसे समझें कि इस वेवलेंथ के टर्म में ये कैसे एक्सप्लेन होगा, तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है। ये क्या होता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी जो ये ऑर्डर है आपका विबग्योर ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहीं अगर फ्रीक्वेंसी के लिए बात करें तो ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यानी याद रखना है आपको कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये जो फिनोमेना आपने देखा है जिसमें व्हाइट लाइट प्रिज्म से कह सकते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद 7 कलर्स में डेविएट हो जा रही है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है,
आगे अगर इसी डिस्पर्स लाइट को एक दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अगेन हम व्हाइट लाइट अचीव कर सकते हैं। इस फेनोमेना को हम कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि यहां पे व्हाइट लाइट क्या हुई, कंबाइंड फॉर्म से डिफरेंट हुई, स्प्लिट हुई, और अगेन हमने जब दूसरा प्रिज्म लगाया तो हमको एक व्हाइट लाइट मिल गई, इसलिए इसका नाम है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, अब इसके बाद से आता है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन बेसिकली एक वाटर ड्रॉपलेट का प्रिज्म की तरह एक्ट करने की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये एक वाटर ड्रॉप है, यहां पे जैसे ही सनलाइट इस पॉइंट पर टकराई इसका एक बार रिफ्लेक्शन हुआ और यहां इस पॉइंट पर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट रे यहां चली आती है विदाउट रिफ्लेक्शन, और यहां से अगेन इसका रिफ्लेक्शन हुआ और यहां पर हमको एक सुंदर सा कह सकते हैं सेमी सर्कुलर आर्क देखने को मिलता है, जो कह सकते हैं हमारा रेनबो की तरह हमको आसमान में अपीयर होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो बताया भी गया है कि यहां पे रिफ्लेक्ट इंटरनली हो रहा है। इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना है बेटा कि लाइट को हमेशा डेंस से रेयर की तरफ जाना होता है, और यहां पे आप देख सकते हो कि अंदर वाला पार्ट डेंस है और बाहर वाला पार्ट रेयर है, इस वजह से यहां पर लाइट क्या हुई है, रिफ्लेक्ट कर गई है। ठीक है, अब इसके बाद से याद रखना है आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जो हमारे एटमॉस्फेयर के वजह से होता है। जब भी कोई व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो डिफरेंट लेयर से पास करती है बेटा, और हर लेयर की डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण उसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को फेस करना होता है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी जब भी हम रात को कभी अगर स्टार्स को देखें बेटा तो वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो स्टार्स जो होते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमको एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखते हैं, और अगर वो हमको पॉइंट सोर्स की तरह दिखते हैं तो उनसे आने वाली लाइट रे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में फेस करती है, इस वजह से जो उनका पोजीशन है बेटा वो फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर चेंज होने के कारण डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट दिखाई देने लगती है। उसी अपरेंट पोजीशन में होने वाले चेंज को हम ट्विंकलिंग के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा एडवांसमेंट ऑफ सनराइज एंड डिलेड ऑफ सनसेट में भी। जैसे अगर अभी सन देख सकते हो आप कि सनराइज के समय जो एक्चुअल पोजीशन है सन का वो यहां पे है बेटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अपना जो ये हमारा रियल पोजीशन है वो यहां पे है, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो हमको क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यहां अपीयर होने लगता है। तो इसका मतलब कि जो हमको सनराइज दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में अभी नहीं हुआ है, वो 2 मिनट बाद होगा, पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन हम उसको पहले देख लेते हैं। ऐसे ही जब सनसेट हो रहा होता है तो एक्चुअल में सन क्या हो चुका होता है, कह सकते हैं नीचे चला गया होता है, हॉरिजॉन से नीचे चला गया होता है, सनसेट हो चुका होता है, पर ड्यू टू अगेन रिफ्लेक्शन वो हमको क्या हो चुका होता है, वो 2 मिनट पहले बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये जो एडवांसमेंट इन सनराइज और डिलेड सनसेट होता है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में तो आप देख सकते हो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट जो होती है बेटा वो जब भी कोई कह सकते हैं व्हाइट लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो पार्टिकल से टकराने पर लाइट का स्प्लिट होना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। यहां पे देखो लिखा भी है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस इन विच लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। कब? जब वो किसी स्मॉल पार्टिकल लाइक डस्ट, वाटर और गैस मॉलिक्यूल से टकराती है तो उसका स्कैटर होना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब डिफरेंट कलर का वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण डिफरेंट कलर की स्कैटरिंग डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, यही रीजन है कि हमारा स्काई जो है हमको वो भी ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है बेटा वो सबसे कम होता है और इस वजह से उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है और पूरा आसमान हमको कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसके अलावा सनसेट और सनराइज के समय ब्लू कलर का वेवलेंथ कह सकते हैं सबसे कम होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो हॉरिजन पे होने की वजह से सन के हमारी आंखों तक सिर्फ रेड या ऑरेंज कलर ही पहुंच पाता है और उस समय हमको आसमान कैसा दिखता है, ऑरेंज या रेडिश दिखने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फिनोमेना कहीं ना कहीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो जब एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होती है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करती है बेटा। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब जिसमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशन से जब पास करती है तो लाइट का जो पाथ होता है बेटा वो हमको दिखाई देने लगता है और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ऐसा कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हो कि ये जो येलो कलर की लाइट हमने यहां पे दिखाया है आपको, ये इस सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं है लेकिन यहां पर इस मिक्सचर के अंदर ये विजिबल होने लग रही है। ठीक है, तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये वाला एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है,
अब इसके बाद से अब इसका एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं। आपने हमको बताया, हमने आपको बताया कि व्हाई इज कलर ऑफ स्काई ब्लू, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसके अलावा जो सनसेट और सनराइज का एक्सप्लेनेशन था वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इग्नाइट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।